Welcome to all of you. This one is my class totally going to be dedicated to discuss about the plateau. आज की जो कक्षा है इसमें हम लोग पठार के विषय में समझेंगे। 3 सक्सेसफुल ड्राइव होने के बाद मैदानी इलाके, हिमालय की पर्वतमाला, पर्वतीय माला और मरुस्थल के बाद आज हम इकट्ठे हुए हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को लेकर। और बच्चों, आज की यह कक्षा जो है बड़ी ही मजेदार होने जा रही है, क्योंकि थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि ईश्वर के असीम कृपा से आफ्टर द सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ टुडेज सेशन वी विल कंप्लीट आवर 7th चैप्टर. It means none other than you can say that कि 25% कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपकी परिस्थितियां हैं, तो अप्रैल से क्लास अगर शुरू होता तो अप्रैल, मई, जून तो आपका अभी चल रहा है, तो 2.5 महीने आप मान के चलो। तो 2.5 महीने में अगर 25% खत्म हो गया, मतलब 10 महीने में टोटल सब्जेक्ट, मतलब आपका जो पूरी किताब है वो खत्म हो जाएगी। इट मीन्स व्हाट कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं मानूंगा कि मैंने हेड सर के लिए जो उनका एक नियम होता है कि 10 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मैं उसको पूरा करूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आई विल कम। ये चीज़ तय बात है। तो चलते हैं पठार के तरफ। द पेनिनसुलर प्लेटू कंप्राइजिंग सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। सही बात है, यह जोन पूरा मैदान में चला गया, हिमालय में चला गया, मरुस्थल में चला गया, मतलब पठार सेंट्रल इंडिया और दक्षिण भारत। मध्य भारत आप देखिए, एकदम बिल्कुल देखिए, ये पीला है, मध्य भारत और दक्षिण भारत, यहीं पर पठार की प्रकृति है, पठार के क्षेत्र की उपलब्धता है। सही है, करेक्ट है। तो इट इज द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सही बात है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे प्राचीनतम जो ये है स्ट्रक्चर है वह यही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड मैप में बताया था कि ये जो निर्माण हुआ है यह तो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हुआ है। ये जो भाग है यह कहाँ से आया है? यह दुनिया के मेडागास्कर के पास से करोड़ों वर्ष में तैरते तैरते यहाँ आया, और उसके बाद यह प्लेट जो है इसमें टकराता है और हिमालय की उत्पत्ति होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कंप्लीटली करेक्ट। There are 2 distinct parts of this plateau. मालवा का प्लेटू in the north and डेक्कन प्लेटू in the south. अब बिल्कुल हमसे कोई भी परेशानी या पूछने का जरूरत नहीं है। यह देखो, ये है मालवा का प्लेटू, यहाँ लिखा हुआ है मालवा का पठार। आप अगर जूम करते हैं तो आप इजीली पा सकते हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मालवा का पठार, ये सेंट्रल में है। और जो नीचे है, जो ये पूरा जगह है, यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है दक्कन का पठार, पठार। तो यह चीज बिल्कुल स्पष्ट है जो हम लोगों को समझना चाहिए कि मध्य में सेंट्रल इंडिया में मालवा का पठार और दक्षिण भारत में किस चीज का पठार है? दक्कन का पठार है। अब चर्चा करते हैं मालवा की पठार की, मतलब अब चर्चा किसका कर रहे हैं? इस पठार, मालवा का पठार का चर्चा हो रहा है। इट इज बाउंडेड बाई अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, अब देखो एकदम हम खींच के दे रहे हैं, यही तो है अरावली रीजन, नॉर्थ वेस्ट। इस चीज से समझो। विंध्य इन द साउथ, विंध्य पर्वत इन द साउथ, विंध्य पर्वत इन द साउथ, मतलब यहाँ, ठीक है, विंध्य पर्वत इन द साउथ। इन द ईस्ट इट मर्जेज विथ द नॉर्दर्न प्लेन विथ एक्सटेंशन कॉल्ड बुंदेलखंड। यहाँ देखिए बुंदेलखंड है, और उसके बाद ये इधर मिल गया मैदानी इलाके से बुंदेलखंड। आप जूम कर लेंगे, आप देख लेंगे कि मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, जो बातें मैं कह रहा हूँ वह स्पष्टता आपके सामने मौजूद है। इट्स कंप्लीटली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। और उसके बाद एंड इन साउदर्न उत्तर प्रदेश। सही बात है। एंड द छोटा नागपुर प्लेटू इन द झारखंड। ये देखिए बुंदेलखंड यहाँ है, छोटा नागपुर यहाँ है। सही बात कह रहा है, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ये उपलब्ध है। द चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर। चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, यह वह नदियां हैं जो मालवा प्लेटू से जुड़ी हुई हैं। याद रखिएगा, द मेजर रिवर्स एसोसिएटेड विद द मालवा प्लेट्यू
इज नॉन अदर देन चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर। और ये सभी नदियां किससे जाकर मिलती हैं? गंगा से। ये सभी नदियां किससे जाकर मिलती हैं? गंगा से। यह जानकारी हुई आपको मालवा के पठार की। यह जानकारी किस चीज की हुई आपको? मालवा के पठार की। अब उसके बाद आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मतलब यह पठार, दक्षिण भारत का पठार जिसे कहते हैं दक्कन का पठार। इट इज ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड ग्रेजुअली गेट्स नैरोअर टुवर्ड द साउथ। साउथ नैरो, साउथ का पार्ट ही नैरो हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि यह पीला क्षेत्र भी नैरो हो रहा है, क्लियर ट्रायंगल। तो इसके कारण क्या है, आपको ये क्या एक तरह से दिखाई देता है, जो दक्कन का पठार है वो आपको मूलतः किस तरह से दिखाई देता है? ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है। किस तरह से दिखाई देता है? ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है, समझे? इट इज बाउंडेड बाय इन द नॉर्थ सतपुरा रेंज, उत्तर में क्या है? सतपुरा। अब आप हमसे बात नहीं कीजिए, अब सतपुरा के रेंज को खोजिए कि भैया मालवा के पठार के दक्षिण में कहाँ है। यह देखिए सतपुरा पर्वत श्रेणी, सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ, ठीक है। इन द साउथ इट एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ द पेनिनसुला, द प्लेटू स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नीचे में तो नीचे तक है, वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम एन एवरेज हाइट फ्रॉम 900 टू 300। मतलब ये जो पठार है इसका स्लोप ऐसे है, ये वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ, इस तरह से है। मतलब इधर से इधर की ओर, मतलब जो अगर नदियां सामान्यतः बहेंगी तो वह पश्चिम से पूरब की ओर बहेंगी। और उसके लिए इसने बताया कि एवरेज हाइट ऑफ 900 टू 300 मीटर। इस क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। चार प्रमुख नदियां जो दक्कन के पठार से अपना संबंध रखती हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। द नर्मदा एंड ताप्ती आर ओनली रिवर इन दिस, इस क्षेत्र में आने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, पर मैंने बताया कि सामान्यतः स्लोप वेस्ट से ईस्ट की ओर है, लेकिन दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि कहाँ गिरती है? सामान्यतः नदियों का प्रवाह किधर है? इधर है, मतलब इधर से इधर, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो कहाँ बहती है? ईस्ट से वेस्ट में बहती है। मतलब उनका जल कहाँ गिरता है? तो अरब महासागर में, अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरता है। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे तो सामने दिख रहा है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप मैप पर खोजिएगा कि वेयर इज द पाथ ऑफ नर्मदा रिवर एंड वेयर इज द पाथ फॉर ताप्ती रिवर। नर्मदा और ताप्ती का प्रवाह का दिशा कौन सा है, यह चीज जो है आपको देखकर फाइंड आउट करना है ताकि आप चीजों को समझ सके। दिस वन इज द कंटेंट फॉर पेनिनसुलर प्लेटू। अब हम लोग आते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब हम लोग आते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब मैं बात कर रहा हूं इस इलाके के किनारे वाले इलाके, बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा कि दिमाग में आपके रह जाए। कोस्टल प्लेन्स मतलब यह है, और इसके बीच में कोस्टल प्लेन्स के बीच में क्या है? दक्कन का पठार है, यहाँ क्या है? मालवा का पठार है। और यही तो टोटल चीजें आप लोगों को पढ़नी है। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि दाग न रह जाए मैप पर, ताकि आपको आगे आने वाली कक्षाओं को भी मैं बता सकूं। कोस्टल प्लेन्स आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द पेनिनसुलर, दोनों तरफ, इधर भी कोस्टल प्लेन दैट विल बी कंसीडर्ड एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये वेस्ट में है तो ये जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। मतलब पठार के दोनों किनारे पे, bordering the western ghat and eastern ghat, these plains are different from each other, western coastal plains are narrow। अब आप सही बात है, देखिए इधर का फैलाव ज्यादा है और इधर कम है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो एंड दिस वन इज वाइडर विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। Toward the south of Gujarat, the coastal is known as from narrow estuaries. Toward the south of Gujarat, the coast is known as Konkan coast. Further south, the coastline is broken and gives rise to many lagoons. अब आपका इधर जो होता है ब्रेक होता है, उधर काफी लेगून्स है। आप जानते होंगे कि केरला में काफी लेगून्स पाए जाते हैं। और ईस्टर्न को इधर जो होता है ना, इसको सामान्यतः कोरोमंडल, कोरोमंडल शब्द याद रखिएगा। इधर कोंकण रेलवेज है, इधर कोरोमंडल रेलवेज है। आप पता कर लीजिएगा कोरोमंडल इधर की चलने वाली, इसी के लिए कि आपको याद रहे इधर की प्रमुख ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस है। तो ये कोरोमंडल डिवीजन हुआ और ये जो है आपका कोंकण डिवीजन है, इसको कोंकण के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जब हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ लिए तो इसके बाद क्या होता है, और सामान्यतः ये नीचे आने के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल एक दूसरे के पास सट जाता है। अब आता है आइलैंड। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें दो आइलैंड मिले, अंडमान एंड निकोबार, एक द्वीप समूह ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, और एक लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार मतलब मैं चर्चा कर रहा हूँ इसका
और लक्षद्वीप मतलब मैं चर्चा कर रहा हूँ इसका। नक्शा पे एकदम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल बोलोगे रहेगा सर, कोई भुला ही नहीं सकता है। आप तो पकड़ पकड़ के बता रहे हैं कि कौन चीजें कहाँ है। तो इधर मतलब दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, और इधर जो है दक्षिण पश्चिम के तरफ आपको क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है लक्षद्वीप। ये दोनों की उपस्थिति है। अंडमान निकोबार में टोटल अप्रोक्सीमेट 572 छोटे बड़े द्वीप मिलाकर कितने हैं? 572 है, जिसमें 550 तो बड़ा ठीकी है। 550 जो है वो क्या है? बड़ा ठीकी है, मतलब बड़ा घना है, जंगल वंगल है, काफी एकदम डेंस्ड एरिया है, भरा पूरा एरिया है। और जो बाकी है वो लो डेंस्ड है। एंड 26 550 के बाद 576 में कितने हुए? 26 लगभग बचे। तो 26 जो है इनहैबिटेटेड है। 26 जो है वो क्या है? इनहैबिटेटेड है, मतलब जहां मतलब समझो कि वहां पर किसी का जाना होना प्रवेश एकदम वर्जित है, तो वो है। ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटली बाय अ चैनल कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। ये दोनों जो है एक दूसरे से, अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। इस चीज को देखना है, ये अंडमान है और ये निकोबार है, और ये दोनों जो सेपरेट होता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। उसका नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल है, जो कि 150 किलोमीटर चौड़ा है। अब लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक क्षेत्र, 32 वर्ग किलोमीटर में एक फैला हुआ क्षेत्र, जो कि अधिकांशतः मुस्लिम आबादी से, ये आप में नहीं लिखा हुआ होगा लेकिन उसको मतलब नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ से बसा हुआ एक क्षेत्र है, जो कि आज़ादी के समय जब भारत को आज़ादी मिली, ऐसा कहा जाता है कि मात्र 45 मिनट के अंदर से उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लक्षद्वीप को हासिल कर लिया था। अन्यथा भारत के पहुंचने के ठीक 45 मिनट के बाद पाकिस्तान की सेना यहाँ पहुंचती है लक्षद्वीप पर कब्जा जमाने के लिए, लेकिन वो तिरंगा को देखकर लौट जाती है। मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि भारतीय सीमा के अधीन लक्षद्वीप आ गया। एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति रही थी। व्यक्तिगत तौर पे, आर्थिक तौर पे हम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू गेट एनी फिनेंशियल प्रॉफिट बाय द हेल्प ऑफ लक्षद्वीप, लेकिन सामरिक रणनीतिक तौर पे अगर यह किसी और के कब्जे में आ जाता, पाकिस्तान के, तो इसका मतलब क्या है? अभी ये इधर परेशान कर रहा है, अभी ये इधर ही ना परेशान कर रहा है, लेकिन यहाँ अगर हो जाता तो ये इधर से भी परेशान करता। तो एक जगह है जो आपको आर्थिक तौर पर लाभ नहीं दे सकता है, लेकिन सामरिक तौर पर लाभ दे सकता है। दूसरा फायदा, अब आप यहाँ हैं तो यहाँ से यहाँ पर नियंत्रण रहा। अब यहाँ पे आपने कुछ बेस बना दिया तो और आगे बढ़ के नियंत्रण रहेगा। अभी जैसे देखिए यहाँ पे जो है आपका मिनी कॉय द्वीप है, तो ये जो भी है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है? मिनी कॉय द्वीप है। मिनी कॉय द्वीप है मतलब क्या हो गया कि मिनी कॉय द्वीप है, मतलब अगर यहाँ पर अगर वो बेस बना लेता है तो ये थोड़ा और मालदीव पे भी मतलब एकदम नियंत्रण में रखेगा, इसको भी कंट्रोल में रखेगा, मालदीव को भी हड़बड़ाने नहीं देगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मैंने बताया था अंडमान, और ये मैप पर देखिएगा यही 10 डिग्री अक्षांश है। यहाँ से यहाँ अंडमान और यहाँ से यहाँ निकोबार, याद रखना। और ये सेपरेट कौन किया? 150 किलोमीटर में 10 अंश, 10 डिग्री channel. This one is the fact content of your chapter number 7. I am feeling very proud to complete this chapter. I am very hopeful that you will make all the notes as well as complete all the question answer. तब तक के लिए फिर मिलेंगे चैप्टर 8 के साथ। नई क्लास, नया उमंग, नया जोश। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।